सबसे पहले तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, एस खंड के तत्व हम किन्हें बोलते हैं। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन हम बना सकते हैं ना ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, एस उपकोष में भरा जाता है, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, एस सबशेल में भरा जाता है, एस उपकोष में भरा जाता है, एस उपकोष में भरा जाता है, एस खंड के तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट एस खंड के तत्व कहलाते हैं। आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है अगर एस सबशेल में जाता है, एस उपकोष में जाता है, तो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है भैया। क्या होता है? एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का, वो होता है NS122। या तो एस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या एस में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122। तीसरी एक और बात, एस ब्लॉक जो है इनको हम प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्त सारणी जो है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साइड से हम आते हैं तो एस ब्लॉक मिलते हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको भी बोलते हैं और पी ब्लॉक को भी बोलते हैं, क्योंकि उस तरफ से पीरियोडिक टेबल में राइट साइड से आप इस तरफ से आओगे तो आपको एस ब्लॉक मिलेगा, और अगर आप इस तरफ से आओगे तो आपको पी ब्लॉक रिप्रेजेंट करते हुए। सभी तत्व धातु तत्व होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन एक अधातु है, ठीक है, हाइड्रोजन एक अधातु है, बाकी सभी इसमें धातु आते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ के अन्य सभी, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व, सभी एस खंड के तत्व, एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस खंड के तत्व धातु होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन इसमें एक अधातु एलिमेंट होता है, बाकी सभी के सभी इसमें धातु होते हैं। और पूरे एस ब्लॉक को जो है पीरियोडिक टेबल में दो सीरीज में, दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। कुछ इस तरह का नजर आता है, देखिएगा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, ठीक है ना, कुछ इस तरह का नजर आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट ए और एक होता है सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है, ये होता है फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट और ये होता है सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ए जिनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, और सेकंड ए जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु तत्व। तो फर्स्ट ए में कौन से एलिमेंट आते हैं देखिएगा, सबसे ऊपर आता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में लिथियम, फिर उसके बाद में सोडियम, ठीक है, उसके बाद में सोडियम के बाद में पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, और फिर आता है फ्रांशियम। लिथियम हाइड्रो जो है फ्रांशियम, है ना, फ्रांशियम तक के ये जो एलिमेंट है ये सारे फर्स्ट ए होते हैं। और सेकंड ए में आता है यहाँ पर बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, Ra। ये एस ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में एक सिंपल व्यू होता है भैया। इस तरह का एस ब्लॉक अपने को पीरियोडिक टेबल में दिखेगा, ठीक। एटॉमिक नंबर भी आप चाहे तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद ही रहते हैं, हमें जोड़ना ही तो है। इसमें 2 जोड़ दो तो बन जाएगा 3, इसमें 8 जोड़ दो तो बन जाएगा 11, 11 में फिर 8 जोड़ दो 19, 19 में 18 जोड़ दो
तो 37 आ जाएगा। 37 में फिर 18 जोड़ दो तो ये आ जाएगा कितना, 37 और 18 55, चेक कर लीजिएगा, 37 और 32 है ना, इसमें 32 जोड़ दो तो 56 पे कौन आता है, 58, उसके बाद में 37, यहाँ पे अपने 8 जोड़े, फिर 18 और 32, 18 जोड़ दो, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 और 7 15 और 55, ठीक। और उसके बाद में फ्रांशियम में 32 जोड़ दो, 32 जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 32 यानी 87। एक बार चेक कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशंस एटॉमिक नंबर्स सही हैं इनके, चेक कर लीजिएगा भैया एक बार। क्या करना है, सबसे पहले 2 जोड़ना है, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में जो है फिर से 87, गुड। अभी सब बताएंगे आपको सीजियम का स्टेबल क्या है, ठीक है, और सीजियम का क्या नहीं है। अगला देखिएगा 3, ये हो गया 4, 4 के बाद में 11, 11 का हो गया 12, 19 तो ये हो गया 20, 37 तो ये हो गया 38, 55 तो बेरियम हो गया 56, 87 तो रेडियम हो गया 88, करेक्ट। हाँ, इनमें से ये जो लास्ट 2 एलिमेंट है कौन से, फ्रांशियम और रेडियम, फ्रांशियम और रेडियम जो है ये एस ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, फ्रांशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, इनमें रेडियो एक्टिवता होती है फ्रांशियम में और रेडियम में, ठीक। और एक बात, जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु, क्यों, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद क्षार बनाते हैं, पानी में जाने के बाद क्षार बनाते हैं, तो क्षारीय धातु। और रेडियम वाली जो है यानी कि बेरिलियम वाला सेकंड ए ग्रुप, ये होते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक है, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व, क्षारीय मृदा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धातु को बोलते हैं अल्कली मेटल और इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु तत्व। ये मृदा में पाए जाते हैं, मिट्टी में मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक। अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें ध्यान रखना। देखो, सबसे पहला तो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एस ब्लॉक में कितने मेंबर्स हैं, कितने तत्व हैं, प्रॉपर्टी यानी गुणधर्मों के आधार पर। तो गुणधर्मों के आधार पर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन के गुण बाकी एस ब्लॉक से नहीं मिलते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, तो ये हो गए 3 और 3 6 और 6 12, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 12 होगी गुणधर्मों के आधार पर। दूसरा पॉइंट, स्थिति के आधार पर, पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे व्यवस्थित है, उस पोजीशन के आधार पर एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या हो जाएगी 13 तत्व, क्योंकि अब हाइड्रोजन की भी पोजीशन वही मानी जाएगी। और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करें अगर और बोले कि एस ब्लॉक में कितने तत्व होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर एस में कितने तत्व होने चाहिए, तो एस में तत्वों की संख्या हो जाएगी कितनी, 14 तत्व। सर ये 14th वाला कहां से आ गया, हीलियम। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास परिभाषा क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करेगा, तो हीलियम में भी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही जाता है 1s2। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास मतलब परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो तत्वों की संख्या हो जाएगी कितनी, 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को कंपैरिजन से पढ़ेंगे, कंपैरिजन से ये बेस्ट समझ में आता है। देखें, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 by 1 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, कुछ 8 से 10 प्रॉपर्टीज है इनकी, दोनों में कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आएगा और बहुत आपको इजी लगेगा कि हाँ यार एस ब्लॉक तो बहुत इजी है, क्योंकि कंपैरिजन से पढ़ोगे तो एक पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ कंपैरिजन ही पढ़ना है उसमें। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, किसका,
क्षारीय धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो क्षारीय धातु तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कुछ ऐसा होता है। अब मैं हाइड्रोजन को यहां से हटा रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट। जैसे आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, तो इस साइड से जब आप आओगे तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, रिप्रेजेंट करने के लिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे, और इस तरफ से अगर आप आओगे तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए पी ब्लॉक का एलिमेंट मिलेगा, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो प्रतिनिधि तत्व जिनको बोलते हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है इनका क्या होता है। तो सबसे पहले ऊपर एलिमेंट आ गया लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, थोड़ा मैं साइड में लिखता हूं उसको। सबसे पहला आ गया लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और उसके बाद में आता है फ्रांशियम। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में लिथियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है, पहले आगे अक्रिय गैस आ जाएगी हीलियम, हीलियम के बाद, है ना, हीलियम के बाद 2s1, सोडियम में आगे अक्रिय गैस आ जाएगी कौन सी, नियॉन, नियॉन के बाद 3s1, पोटेशियम में आगे अक्रिय गैस आ जाएगी नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद 4s1, रुबिडियम में आ जाएगी आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद 5s1, सीजियम में आ जाएगा क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन, और जिनॉन के बाद 6s1, और उसके बाद फ्रांशियम, फ्रांशियम में आ जाएगा रेडॉन, और रेडॉन के बाद 7s1, रेडॉन के बाद आ जाएगा 7s1। हर ग्रुप का अलग नहीं होता, वो टाइपिकल एलिमेंट बोलते हैं। जो आप बात कर रहे हो ना, उनको बोलते हैं प्रारूपी तत्व। रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है, प्रारूपी तत्व अलग होता है। वो पी ब्लॉक में आता है प्रारूपी तत्व। जो सबसे ऊपर पहला एलिमेंट होता है वो प्रारूपी तत्व होता है। थर्ड ग्रुप जो पहला वाला सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो प्रारूपी तत्व होते हैं। प्रारूपी अलग होता है, रिप्रेजेंटेटिव अलग वर्ड होता है ना। जैसे मान लो 15वां समूह है तो नाइट्रोजन हो गया, 16वां समूह है तो ऑक्सीजन हो गया, 17वां समूह है तो फ्लोरीन हो गया। उनको बोलते हैं टाइपिकल एलिमेंट या प्रारूपी तत्व कहते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि तत्व, जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व। कुछ इनके कंपाउंड्स, उनके नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं भैया एग्जाम में। जैसे मैं इनके कुछ कंपाउंड्स और उनके कुछ नाम आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कंपाउंड्स और उनके नाम ध्यान रखने हैं आपको। जैसे सबसे पहला इसमें कंपाउंड आता है सोडियम का। सोडियम का एक कंपाउंड होता है NaNO3, है ना। NaNO3 को बोलते हैं चाइल सॉल्ट पीटर। ये इनके कंपाउंड है एस ब्लॉक के। इनके अयस्क है, इनके क्या है, ये अयस्क है, अयस्क। NaNO3, सोडियम हमें इस रूप में मिलता है अर्थ पे NaNO3 के रूप में, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, जहां से हम सोडियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पोटेशियम जो है KNO3, KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। KNO3 इज इंडियन सॉल्ट पीटर। सोरा जिसको बोला जाता है ना, इंडियन सॉल्ट पीटर, ये चाइल है। जैसे वैसे इसको चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। चिली का मतलब होता है, हाँ, निरूपक बोलो, प्रारूपी तत्व या निरूपक बोलो, उसको एक ही बात होता है। प्रारूपी, निरूपक या टाइपिकल एलिमेंट एक ही चीज होती है। ये एस ब्लॉक में नहीं आता टाइपिकल एलिमेंट। पी ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप, जो उनका ग्रुप का पहला मेंबर होता है, उसको बोलते हैं टाइपिकल एलिमेंट। आगे देखें, KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर। इसी तरह से KCl भी पोटेशियम का अयस्क होता है, जिसे सल्वाइन बोलते हैं, सल्वाइन यानी KCl, है ना। और कुछ कंपाउंड देखें हम, जैसे सोडियम का कंपाउंड होता है एक NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। और एक होता है Na2SO4, Na2SO4.10H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा।
बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना। अलग कहाँ, निरूपक या निरूपक बोलते हैं, अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं आप मुझे इंग्लिश में बताओ, टाइपिकल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। निरूपक यानी मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव होता है, निरूपक जो निरूपित करता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और टाइपिकल होता है जो टाइपिकल वर्ड आता है यानी प्रारूपी तत्व। ये दोनों नाम अलग अलग है। निरूपक जो है वो हम किसको बोलते हैं, टाइपिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को निरूपक बोल दो। निरूप जो है रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि बोल दो, प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व या प्रतिनिधि तत्व, है ना। ये दोनों, ये नाम जो आपने दिया निरूपक, ये प्रतिनिधि तत्वों का ही दूसरा नाम होता है निरूपक हिंदी में। टाइपिकल यानी कि टाइपिकल एलिमेंट उनको बोलते हैं अपन प्रारूपी तत्व, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसे मैंने आपको बताया। कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट जो है इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, और एक ये आता है KCl.MgCl2.6H2O जिसे कार्नेलाइट बोलते हैं, कार्नेलाइट। ये इन दोनों का सम्मिलित अयस्क होता है, KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो है सम्मिलित, इंग्लिश में बताइए ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट अलग चीज होती है ना, ब्रिज एलिमेंट तो अलग चीज होती है। सेतु तत्व जो S को P से जोड़ता है वो सेतु तत्व होता है, जो P से D को जोड़ता है वो सेतु तत्व होता है ना। S को P से जोड़ने वाला जो एलिमेंट होता है जिसमें S और P के गुणधर्म समान, मतलब गुणधर्म होते हैं दोनों के, वो होते हैं सेतु तत्व। जो पीरियोडिक टेबल में S को D से या आगे S को D को आगे P से जोड़ने वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, सेतु तत्व। ये सब वर्ड्स अभी धीरे धीरे करके सारे आ जाएंगे, जहां पे जो आएगा ना वहां पे मैं लिखवा दूंगा कि भैया इसको बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट, इसको बोलते हैं निरूपक। हालांकि निरूपक तो P ब्लॉक में आएगा, टाइपिकल एलिमेंट प्रारूपी तत्व। तो ये कुछ अयस्कों के नाम, उनके फॉर्मूले ध्यान रखना क्या होते हैं। अब दूसरा देखो, क्षारीय मृदा धातु में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा बस। सेकेंड इज फर्स्ट पॉइंट इसी का, क्षारीय मृदा धातु तत्व, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु तत्व। अब करना क्या भैया, सिर्फ एक आपको क्या करना है, क्षारीय मृदा धातु तो लिख दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनीय जो विन्यास होता है बस एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है। डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं जो आप बता रहे हैं, हाँ। डायगोनल एलिमेंट्स अलग होते हैं, डायगोनल तो एक ही ब्लॉक में हो सकते हैं, जैसे एस ब्लॉक में ही लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल होते हैं। ब्रिज एलिमेंट होते हैं जो एक को दूसरे से जोड़ते हैं। पोटेशियम को रखने की इतनी जरूरत नहीं है, पोटेशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, लिथियम सोडियम ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे धीरे धीरे वर्ड जब आएंगे ना, क्रियाशीलताएं एक एक करके पॉइंट पढ़ोगे तो आपके पॉइंट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। अभी आप एक बार इनको लिखते चले जाओ साथ में, ठीक है, और समझते रहो भैया। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर आ गया बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम Ra। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो इसका है, सबसे पहले हीलियम, हीलियम के बाद बेरिलियम हो जाएगा 2s1 की जगह 2h2। मैग्नीशियम हो जाएगा हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद 3h2। कैल्शियम हो जाएगा नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद 4h2। स्ट्रोंशियम नियॉन आर्गन के बाद आ जाएगा क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के साथ आ जाएगा 5s2। बेरियम, बेरियम हो जाएगा क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन, और जिनॉन के बाद 6s2। और रेडियम, रेडियम आ जाएगा आपका 6s2, है ना, 6s2। रेडियम आ गया लास्ट एलिमेंट जो रेडॉन हो जाएगा, और रेडॉन के बाद आ जाएगा 7s2, 7s2। जी, पीरियोडिक टेबल के बाद ये अलग से करना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट। आप लिखते जाइए, आपको बाद में सारी प्रॉपर्टीज किसकी क्या है वह है सब कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा ना। जब आप पढ़ोगे ना, पूरा लास्ट खत्म करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सीजियम की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है।
फोटो इलेक्ट्रिक सेल में अभी बता दूंगा, काम नहीं आएगा आपको, क्या लिखोगे, कहाँ लिखोगे, जब आएगा आगे वहां लिखवाऊंगा आपको कि इसका उपयोग फोटो गैल्वेनिक सेल में किया जाता है, आयनन ऊर्जा कम होती है। अब ये पॉइंट जब आयनन ऊर्जा पढ़ाऊंगा तब उसमें लिखवाऊंगा कि इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसका यूज जो है वो प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जैसे जैसे आगे पॉइंट पढ़ोगे ना, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। जब नहीं मिल जाएगी लास्ट तक तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको प्रॉपर वे में उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके भी कुछ कंपाउंड आपको ध्यान रखने, कुछ इसके भी कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कंपाउंड मतलब इनके अयस्क जिनको हम बोलते हैं। जैसे सबसे पहला है जिसको बोलते हैं बेरिल। क्या बोलते हैं? बेरिल। बेरिल एक्चुअली 3 चीजों का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बेरिल में 3 चीजें होती है एक साथ। एसपीडीएफ सब पढ़ना है क्या? पहले आप इसको कंप्लीट करें, फिर आपको जैसे जैसे सिलेबस में होगा वैसे वैसे आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा उसको। बेरिल में 3 चीजें होती है, एक होता है 2BeO बेरियम ऑक्साइड, इसके साथ में होता है बेरियम ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और इसके साथ में होता है सिलिकॉन का ऑक्साइड 6Si2O 6SiO2 सॉरी, इसको बेरिल बोलते हैं। इस मिक्सचर का नाम होता है बेरिल, है ना, इसको बोलते हैं बेरिल। इसी तरह से कुछ अयस्कों में आता है जैसे कि मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को। मैग्नीशियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है मैग्नेसाइट। ऐसे ही डोलोमाइट। डोलोमाइट जो होता है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3.MgCO3 को बोलते हैं डोलोमाइट, डोलोमाइट कहते हैं इसको। और आगे बढ़ाएं कुछ तो, जैसे लाइमस्टोन, चूना जिसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब है चूना, तो चूने को हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक होता है जिसको बोलते हैं अपन लाइम वाटर, क्विक लाइम, है ना, लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जो है उसका पानी, चूने का पानी, लाइम वाटर। लाइम वाटर को बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ जो है एलिमेंट है, जैसे नाम सुना होगा आपने जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O को जिप्सम बोलते हैं। और एक होता है POP, प्लास्टर्ड ऑफ पेरिस, यही होता है CaSO4.12H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर्ड ऑफ पेरिस, POP। ये सर आप बता रहे हो क्या है? ये अबंडेंस है, उपलब्धता। ये नेचर में हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? प्राप्ति। एस ब्लॉक एलिमेंट की ये प्राप्ति होती है, ये इस रूपों में मिलते हैं, ये इन रूपों में हमें मिलते हैं, और ये एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का अयस्क है? और आपको 4 नाम यहां से दे देंगे, एक उसमें मैग्नेसाइट होगा, तो मैग्नेसाइट होता है MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज नोन एज मैग्नेसाइट। क्लियर? आइए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, और पॉइंट नंबर 2 है हमारा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के बाद परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु आकार, पॉइंट नंबर 2, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या परमाणु आकार। अब ये चीजें हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखी हैं। परमाणु आकार के बारे में क्या कहेंगे? आवर्त में बाएं से दाएं हमें पता है परमाणु आकार घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आकार घटता है, इसका मतलब ये सबसे आगे खड़े हैं, तो इनका परमाणु आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होगा। सही बात है, क्योंकि बाएं से दाएं घट रहा है आकार, है ना, तो इनका जो आकार होता है वो अपने अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है, सॉरी। इनका परमाणु आकार अपने अपने आवर्त में, रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है, सबसे बड़ा होता है। परमाणु आकार इनका सबसे बड़ा होता है अपने अपने आवर्त में। और ये हम जानते हैं कि आवर्त में तो बाएं से दाएं घटता है,
लेकिन वर्ग में चूने का वास्तविक विलयन, हाँ एक ही बात है, चूने को पानी में घोल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है उससे, उसी को बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। तो इनका परमाणु आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, और वर्ग में हम जानते हैं परमाणु आकार घटता है ना। तो वर्ग में ऊपर से बढ़ता है, सॉरी, वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, नीचे आकार बढ़ता है। तो सबसे बड़ा आकार जो है इसमें किसका हो गया, सीजियम का हो गया। ये आपकी सीजियम की स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई कि सबसे बड़े आकार का तत्व होता है। लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, और रुबिडियम के बाद सीजियम। सीजियम सबसे बड़े आकार का एलिमेंट होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट, पूरी आवर्त सारणी में सबसे लार्ज, बड़ा जो एलिमेंट होता है वो सीजियम होता है। अब एल्केलाइन अर्थ मेटल में देखो क्या होगा, ये इनके जस्ट पास में आ रहे हैं, मतलब आवर्त में आ रहे हैं, आवर्त में आ रहे हैं, तो इनका जो आकार होगा वो इनकी तुलना में, है ना, इनका जो परमाणु आकार होगा वो इनकी तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, करेक्ट। तो परमाणु आकार इनके बारे में क्या कहेंगे, इनका परमाणु आकार किससे कम होगा, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट से कम होगा, ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं आकार घटता है। तो इनका आकार, परमाणु आकार, इनका परमाणु आकार फर्स्ट ए यानी कि क्षारीय धातु, फर्स्ट ए समूह के तत्वों से, क्षारीय धातुओं से, तत्वों से छोटा होता है, ठीक है, आकार छोटा होता है। और बाकी पॉइंट सेम है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे तो आकार क्या होगा, इनमें भी सेम है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार बढ़ता है। सिमिलर पॉइंट, इसीलिए देखो कंपैरिजन पढ़ते हैं ना, तो इससे क्या चीजें आपको कम याद रखनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये तरीका जो है शायद मेरा नहीं ख्याल कोई काम में लेता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु को कंपैरिजन के साथ में पढ़ना। से चैप्टर काफी इजी लगने लगता है, काफी आसान होता है, काफी चीजें आपको उस तरफ याद भी नहीं रखनी पड़ेगी, सिर्फ इसी तरफ याद रखनी पड़ेगी, उस तरफ काम ही नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। क्यों, क्योंकि इधर वाली उधर सेम होगी, सिर्फ कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा। जैसे ये है, वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, लेकिन आकार इनका फर्स्ट ए वालों से छोटा होता है। तो आकार का क्रम क्या बना भैया, आकार का क्रम बना, सबसे छोटा आकार होगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम। रेडियम और फ्रांशियम को हम लोग नहीं ले रहे हैं, कारण वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव की हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, उनको हम रेडियो एक्टिव में न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। नॉर्मल केमिकल जो है रिएक्शंस उसमें हम लोग नहीं देखते। ये बात आपको समझ में आई। परमाणु आकार के बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, पॉइंट नंबर 3, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे भैया आईई के बारे में बताइए। जो परिभाषाएं हैं वो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। आईई का क्या मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसमें से, उदासीन और विलगित और गैसीय परमाणु से, आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ये परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ने के साथ आईई कम होगा। अब पहली बात, इनका आकार सबसे बड़ा है, इसका मतलब इनकी आयनन ऊर्जा अपने अपने आवर्त में सबसे कम होती है। आकार बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं, इनकी आईई, इनकी आयनन ऊर्जा अपने अपने आवर्त में, अपने अपने पीरियड यानी कि आवर्त में सबसे सबसे कम होती है, क्योंकि आकार सबसे बड़ा होता है। तो आयनन ऊर्जा अपने अपने आवर्त में सबसे कम होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे हम जानते हैं आयनन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्रम क्या बन जाएगा,
क्रम बन जाएगा, लिथियम की आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी सोडियम से, सोडियम की ज्यादा होगी पोटेशियम से, पोटेशियम की ज्यादा होगी रुबिडियम से, और रुबिडियम की ज्यादा होगी सीजियम से। ये इनका IE का ऑर्डर होता है। पूरी आवर्त सारणी में चलने पर, है ना, चलने पर जो नीचे की तरफ जाने पर पूरी आवर्त सारणी में सीजियम की आयनन ऊर्जा न्यूनतम होती है, मिनिमम IE होती है इसकी, और आयनन ऊर्जा इतनी कम होती है कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश गिरने से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसलिए हम इसका यूज जो है वो फोटो गैल्वेनिक सेल में करते हैं, या आप कहते हैं प्रकाश विद्युत सेल में करते हैं। प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम इसका यूज करते हैं। जो कैलकुलेटर्स वगैरह ऊपर आता है रिबन लगा हुआ, या जो सोलर प्लांट्स लगे होते हैं घरों के ऊपर, उनमें मेनली सीजियम का यूज किया जाता है, मेटल सीजियम का, क्योंकि IE इसकी कम होती है, तो ये लाइट गिरते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उसका यूज हम इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, विद्युत उत्पादन में करते हैं। तो क्या पॉइंट लिखा है, सीजियम। सीजियम के बारे में क्या कहेंगे, सीजियम की IE मिनिमम होती है, ठीक है, सीजियम की IE न्यूनतम होती है। उपयोग कहां करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका उपयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी IE सबसे कम होती है। कहां पढ़ा चुका हूं ये सब कुछ, कहां पढ़ाया था इन सब चीजों, ये बातें, मतलब फोटो गैल्वेनिक सेल में ये यूज है। चैप्टर तो चैप्टर के वो हिसाब से चलेगा ना, ऐसे तो है नहीं उसके 4 पॉइंट आगे की छोड़ के मैं सीधे 5वें पॉइंट पे आ जाऊं। जिस तरह से चलेगा उस तरह से चलेगा, है ना। आयनन ऊर्जा IE सेकंड में आ जाओ। अब देखो क्या हो गया, आवर्त में कहां गए, बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं IE बढ़ जाती है, इसका मतलब इनकी आयनन ऊर्जा जो होगी सेकंड A की, वो फर्स्ट A से ज्यादा होगी, है ना। तो पॉइंट क्या बन गया, इनकी आयनन ऊर्जा यानी IE, इनकी IE फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होती है, फर्स्ट A ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होती है, एलिमेंट से ज्यादा होती है। ऐसे तो भैया मैं एस ब्लॉक पढ़ा चुका हूं पूरा, क्या अगर जहां से छोड़ना है यानी जहां से स्टार्ट करना है ना, तो मैं तो एस ब्लॉक खत्म कर चुका हूं। अगर सारा पूरा शुरू से देखे ना तो एस ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट है। कहीं पर भी जैसे फाजान्स नियम पढ़ाए थे, लैटिस एनर्जी और जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा पढ़ाई थी, बस 2 ही तो बातें ध्यान रखें, जालक ऊर्जा जल योजन ऊर्जा और फायांस का नियम। एस ब्लॉक खत्म, एस ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ा है, ये 2 बातें ध्यान रखनी है, और बाकी आगे वाली जो चीजें हैं वो पीरियोडिक टेबल में हो जाती है। चलिए क्रम बना लेते हैं इसका, क्या होगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ये घटेगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम। ये इसका ऑर्डर हो गया, क्रम बन गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। ये इनका एक ऑर्डर बन गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। सबसे ज्यादा बेरिलियम, ऊपर से नीचे घटोगे चलोगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लेकिन सेकंड A वालों की फर्स्ट A वालों से ज्यादा होती है। स्टेटमेंट आते हैं ये, निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस ब्लॉक में ऐसे ही सवाल आएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है, 4 स्टेटमेंट दे दिए आयनन ऊर्जा के बारे में या और कोई दूसरी चीज के बारे में। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आ जाइए, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4। और चौथा पॉइंट है आपका घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, डेंसिटी यानी कि घनत्व। चलिए घनत्व क्या होता है सर, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, है ना, घनत्व। अब दोनों में घनत्व में देखना क्या चीज याद रखनी है आपको, पॉइंट नंबर 4 इज डेंसिटी, और डेंसिटी में क्या कहते हैं,
हम बोलते हैं घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब रेडियम नहीं लिखते हैं, है ना, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, उसको अपन यूज में नहीं लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज डेंसिटी में क्या होता है, देखो मास बाय वॉल्यूम। अब होता क्या है, इनका आकार बड़ा है, आकार क्या है इनका, बड़ा है ना। ऊपर से नीचे जाते हो तो देखो द्रव्यमान भी बढ़ेगा और आकार भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर द्रव्यमान और आकार दोनों बढ़ेंगे। ऊपर से नीचे आकार तो बढ़ता ही है और द्रव्यमान मोलर मास तो बढ़ता ही है साथ में। तो वर्ग में ऊपर से नीचे द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है, मास में जो इंक्रीमेंट होता है, वो वॉल्यूम से ज्यादा होता है। इस वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इनका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर द्रव्यमान एवं आयतन दोनों ही बढ़ते हैं। द्रव्यमान भी बढ़ता है और आयतन भी बढ़ता है। द्रव्यमान आयतन दोनों बढ़ते हैं, द्रव्यमान और आयतन दोनों बढ़ते हैं, परंतु द्रव्यमान में जो वृद्धि होती है वो आयतन की तुलना में ज्यादा होती है। द्रव्यमान में वृद्धि आयतन की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, आयतन की तुलना में ज्यादा होती है। द्रव्यमान में वृद्धि आयतन की तुलना में ज्यादा होती है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे इनका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, मास में जो इंक्रीमेंट होता है वो वॉल्यूम से ज्यादा होता है, सो दैट डेंसिटी इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। वर्ग में ऊपर से नीचे घनत्व बढ़ता है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घनत्व बढ़ता है। डेंसिटी जो होती है इनकी, घनत्व बढ़ता है। ठीक, अब यहां एक एक्सेप्शन आता है, वो होता है लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के बीच में। बाकी घनत्व रेगुलरली बढ़ेगा, है ना, घनत्व रेगुलरली बढ़ता है। एक छोटा सा जो है यहाँ पे अपवाद आ जाता है, और वो क्या होता है, देखो घनत्व का क्रम बता रहा हूं। घनत्व का क्रम होता है, लिथियम का घनत्व कम होता है, उसके बाद यहाँ पोटेशियम आ जाता है, और फिर आगे आ जाता है सोडियम, फिर उसके बाद में रुबिडियम और उसके बाद में सीजियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया। सोडियम और पोटेशियम का जो अपवाद है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सोडियम का घनत्व पोटेशियम के घनत्व से ज्यादा होता है। कारण सोडियम से पोटेशियम में जब आते हैं तो आयतन में वृद्धि ज्यादा हो जाती है। सोडियम से जैसे ही पोटेशियम में आते हैं तो आयतन में वृद्धि ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सोडियम तक तो क्या था, n बराबर 3 था, n बराबर 3 था, मतलब 3s 3p 3d था। लेकिन जैसे ही पोटेशियम में आए, 4s में आए आप, तो 4s में 4s 4p 4d और 4f, f भी साथ में आ गया। इसकी वजह से आकार थोड़ा ज्यादा बढ़ गया द्रव्यमान की तुलना में, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। तो क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम का K का आयतन Na से सोडियम से अधिक होता है, अतः इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, अतः इसका घनत्व कम हो जाता है। बात समझ में आई? इनका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है डेंसिटी में, वो याद रखिएगा। आ जाइए पास में, डेंसिटी सेकंड ए ग्रुप। अब बताओ सेकंड ए में अपन दाएं से बाएं आ गए, दाएं से बाएं, है ना, लेफ्ट टू राइट आ गए। तो लेफ्ट टू राइट आते ही आयतन कम हो गया, अरे आकार कम हो गया कि नहीं हुआ, आकार कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, घनत्व थोड़ा बढ़ गया। अरे घनत्व डी, घनत्व क्या होता है डी, और डी बराबर क्या होता है m/v। अब इनमें ऊपर से नीचे चलने पर m भी बढ़ रहा है, v भी बढ़ रहा है, लेकिन m ज्यादा बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है। बाएं से दाएं क्या हो गया, बाएं से दाएं m तो इतना नहीं बढ़ा, अरे एक ही तो आया है प्रोटॉन अंदर, ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ा है, एक ही तो प्रोटॉन अंदर आया है, या एक प्रोटॉन नहीं तो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन अंदर आया है। लेकिन आकार में कमी, इसमें कमी ज्यादा हो गई, तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इनका घनत्व जो होता है वो ज्यादा होता है।
किनसे? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इनका घनत्व फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से, घनत्व फर्स्ट ए क्षारीय धातु से, फर्स्ट ए समूह के तत्वों से, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट समूह के तत्वों से अधिक होता है, तत्वों से अधिक होता है। करेक्ट। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से इनका डेंसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि इनका आयतन कम होता है, आकार कम हो जाता है इनका, तो घनत्व बढ़ जाता है। अब वही बाकी वाली सब चीजें सेम है, थोड़ा सा यहाँ क्रम इनका थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, है ना, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है? कैल्शियम तक घनत्व, कैल्शियम तक घनत्व क्या होता है? घटता है। पहले कैल्शियम तक घनत्व घटता है, क्योंकि आकार छोटा होता है इनका, तो कैल्शियम तक घनत्व घटता है और उसके बाद घनत्व बढ़ता है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर घनत्व यानी कि डेंसिटी कैल्शियम तक घटता है, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है। इसका कारण है पैकिंग। देखो, घनत्व खाली dm/v ये नहीं होता, डेंसिटी और भी चीजें डिपेंड करती है कि जब क्रिस्टल होता है इनका, उनके क्रिस्टल में अरेंजमेंट कैसा है, वो किस तरह से अरेंज्ड है, उनका अरेंजमेंट कैसा, टाइट है या लूज अरेंजमेंट है उनका, उस पर भी डिपेंड करता है डेंसिटी। तो यहाँ पर एक क्रम आता है इसका डेंसिटी का, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली क्या होता था बताओ? नॉर्मली होता था बेरिलियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, फिर स्ट्रोंशियम आएगा, फिर बेरियम आएगा, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बस आपको ये कर देना है, ये कर देना है। इसको उठा के कैल्शियम की जगह और इसको ले जाइए कैल्शियम को बेरिलियम, क्योंकि ऊपर से नीचे घटेगा, तो यहां तक कम हुआ तो इसका ज्यादा हो गया, तो ये पहले आ जाए और उसके बाद में घनत्व बढ़ता ही है। इसका मतलब करेक्ट जो ऑर्डर बनेगा डेंसिटी का वो क्या होगा? सबसे कम होगा कैल्शियम का, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद बेरिलियम का घनत्व ज्यादा होगा, फिर स्ट्रोंशियम का ज्यादा होगा और लास्ट में बेरियम का ज्यादा होगा। ये इनका डेंसिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, ये इनका क्या होता है? डेंसिटी का ऑर्डर होता है, घनत्व का क्रम होता है, डेंसिटी का ऑर्डर होता है। कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम और सबसे लास्ट सबसे ज्यादा होता है बेरियम का। क्लियर? दोनों में कंपैरिजन समझ में आया? डेंसिटी, यहाँ ये एक्सेप्शन है वो याद रखना, यहाँ ये एक्सेप्शन है वो याद रखना है, और एक्सेप्शंस पे ही सवाल आते हैं। पॉइंट नंबर 4, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट देखो क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5, पांचवें पॉइंट में हम आते हैं भौतिक गुणधर्मों पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो क्षारीय धातुओं के भौतिक गुण और क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। ठीक, और यही चीज हम यहां ले लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या कहेंगे, सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट, अब हाइड्रोजन भूल जाइए, हाइड्रोजन तो वैसे ही उसको घुमक्कड़ तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ तत्व, वंडरिंग एलिमेंट, है ना, घुमक्कड़ वंडरिंग एलिमेंट बोलते हैं उसको। तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक में मानते ही नहीं है, ना उसको एस में मानते हैं, ना उसको कार्बन फैमिली में मानते हैं, ना उसको पी ब्लॉक। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा गया है कि ये कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो एस में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको एस में नहीं रखा है, बीच में ऊपर रखा हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं? धातु तत्व होते हैं, और धात्विक गुण सब होंगे इसमें, तन्य होंगे, आघात वर्धनीय होंगे, है ना, तन्य, आघात वर्धनीय, विद्युत धारा के सुचालक होंगे। ठीक है, विद्युत धारा के सुचालक होंगे। तो बाकी सारी बातें इनमें होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन को छोड़ के ये सभी धातु तत्व होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी धातु तत्व होते हैं, ऑल आर मेटल, धातु तत्व होते हैं। अतः जो धात्विक गुण होंगे वो सब होंगे इसमें। अतः तन्य, तन्य होंगे, आघात वर्धनीय, तन्य मतलब टेंसाइल,
आघात वर्धनीय का मतलब है मेलिएबल। मेलिएबल मतलब इनको पीट पीट के इनकी चद्दरें बनाई जा सकती है, मेलिएबल। हालांकि मेलिएबिलिटी कम होती है, वो अलग बात है, बट होते हैं मेलिएबल। सोडियम का कभी अगर अपने लैब में कभी टुकड़ा देखा हो, हाथ से इसके दबाते ना तो हाथ से भी दब जाता है वो, पतला आप चाहे तो उसको बना सकते हो, चमकदार होता है। लेकिन डायरेक्ट हाथ लगाना सोडियम को ठीक नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हवा में जल जाता है, उछल जाता है सोडियम, है ना, एयर में वायु के साथ अभिक्रिया करके। तो तन्य आघात वर्धनीय विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक होते हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बहुत अच्छे चालक होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल होते हैं। हेलोजन के बॉन्डिंग का नेचर क्या बताएगा? HCl आयोनिक है या कोवेलेंट है? देखो, कोई भी कंपाउंड ना तो प्योरली आयोनिक होता है ना प्योरली कोवेलेंट होता है। अगर आयोनिक है तो उसमें कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवेलेंट होता है तो कुछ न कुछ आयोनिक कैरेक्टर उसमें होता है। जैसे HCl है, अब H में और Cl में H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों में सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। लेकिन इस सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनायन ऋणायन को ध्रुवित करेगा। हाइड्रोजन जो है वो Cl को पोलराइज करेगा, जिससे बॉन्ड के अंदर कैरेक्टर आ जाएंगे, आयोनाइज कैरेक्टर, आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे विद्युत ऋणता के अंतर की वजह से। तो प्योरली हम नहीं कह सकते कि ये कोवेलेंट ही है, ये कहेंगे कि ये है तो कोवेलेंट, बस इसमें आयोनिक कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है ड्यू टू पोलराइजेशन, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से ये पोलर हो जाता है, तो आयनिक लक्षण भी आ जाता है। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा था। ये, हाँ, ये सॉफ्ट, मृदु, है ना, सॉफ्ट धातु होते हैं, मृदु धातु होते हैं, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कठोरता जो होती है इनकी, हार्डनेस, कठोरता वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, हार्डनेस कम हो जाती है। हार्डनेस क्यों कम होती है? मेटल मेटल बॉन्ड, भाई साइज बढ़ जाएगा तो सीजियम सीजियम मेटल के बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, यानी सीजियम सीजियम मेटल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध का जो सामर्थ्य है वो कम हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे बंध का सामर्थ्य कम होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती है, इसकी वजह से सॉफ्टनेस बढ़ती है, और हार्डनेस क्या होती है? कठोरता घटती है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे कठोरता घटती है, क्योंकि धातु धातु बंध की सामर्थ्य, धातु धातु बंध की सामर्थ्य, धातु धातु बंध की सामर्थ्य घटती है, बंध की सामर्थ्य जो है, बंध की सामर्थ्य घटती है। तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, कारण इनमें बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे सोडियम सोडियम के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? एक Na में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे Na में एक इलेक्ट्रॉन, एक Na से ही जुड़ पाएगा। सॉफ्ट मेटल हो गए, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बना सकते, है ना। जैसे मैंगनीज है Mn, तो Mn में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 बॉन्ड चारों तरफ बना लेता है। मेटल मेटल बॉन्ड की कैपेसिटी, क्रोमियम हुआ, वेनेडियम हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें धातु धातु बंध सामर्थ्य ज्यादा होता है, जबकि एस ब्लॉक में धातु धातु बंध सामर्थ्य कम होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे ये सामर्थ्य और कम होता जाता है, तो हार्डनेस कम होती है और सॉफ्टनेस जो होती है इनकी बढ़ती जाती है, सॉफ्ट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? सॉफ्ट होते जाते हैं। और एक बात मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक और गलनांक, ये भी मेटल मेटल बॉन्ड से रिलेटेड है। अगर ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे या स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्ड बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो इनका कम होता है, कारण एक ही बॉन्ड बना पाते हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वो और कम होगा, क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्य क्या होगी? घट जाएगी। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? MPBP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वर्ग में ऊपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पहली बात तो MPBP कम होता है, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे, तथा वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर,
ऊपर से नीचे चलने पर घटता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, कारण वही है, ठीक है। कारण क्या है इसका? धातु धातु बंध सामर्थ्य, धातु धातु बंध सामर्थ्य घटती है, धातु धातु बंध सामर्थ्य घटती है। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे चलने पर घटता है। हाँ, ये बात समझ में आपको? पास में आ जाओ। भौतिक गुणधर्म सेकंड ए में क्या होगा? तो देखो, ये भी क्या, हाइड्रोजन तो हटा दो, तो ये सभी तत्व क्या होते हैं? धातु, और इनके भी गुणधर्म क्या होंगे भैया? समान होंगे। पहला पॉइंट इज सेम, सभी धातु होते हैं उष्मा विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, तो ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन हटा दीजिएगा वर्ड, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें आता नहीं। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एलिमेंट जो है वो धातु होते हैं, ये सभी धातु होते हैं, तन्नीय आघात वर्धनीय विद्युत के सुचालक होते हैं। करेक्ट, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, ये सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट धातु होते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे हम? बाएं से दाएं आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक की जगह अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? NH2, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब इन्होंने दो दो बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर दिए। इन्हें एक एक बॉन्ड बना रहे थे, ये दो दो बॉन्ड बनाएंगे, तो धात्विक बंध सामर्थ्य फर्स्ट ए की तुलना में क्या हो गई? ज्यादा, इसलिए इनकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है, कठोरता भी ज्यादा होती है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फर्स्ट ए ग्रुप से ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? धात्विक बंध सामर्थ्य, धात्विक बंध सामर्थ्य यानी धातु धातु की बंध सामर्थ्य फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए जो है समूह, फर्स्ट ए ग्रुप तत्वों से अधिक होती है, फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों से अधिक होती है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है, धात्विक बंध सामर्थ्य, अतः कठोरता तथा एमपीबीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप से ज्यादा होते हैं, क्षारीय धातुओं से ज्यादा होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप से अधिक होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? धात्विक बंध बनाने की क्षमता ज्यादा होती है, दो धातु धातु बंध ये बना सकते हैं, दो मेटल मेटल बॉन्ड ये बना सकते हैं, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनमें धात्विक बंध सामर्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। तो कंपैरिजन से चीजें काफी इजी हो जाती है। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ गई, इसका मतलब इसकी हार्डनेस भी ज्यादा हो गई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, और बाकी पॉइंट सेम है। ऊपर से नीचे चलोगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और कठोरता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्य धीरे धीरे घटने लगेगा, है ना। तो वही चीज आ गई, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक बंध सामर्थ्य, सॉरी, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर हार्डनेस यानी कि कठोरता तथा एमपीबीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपीबीपी घटते हैं, क्योंकि धात्विक बंध सामर्थ्यता घटती है। बेरिलियम छोटा आकार है तो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना, बेरियम बड़ा आकार है तो मेटल मेटल बॉन्ड वीक बनेगा, धात्विक बंध सामर्थ्यता घट जाएगी ऊपर से नीचे चलने पर। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? ये कठोर होंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे घटेगा। बात समझ में आई? दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस समझ में आया क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? अब आ जाइए आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। देखो पॉइंट नंबर 6 क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 है इनका जो है अमोनिया के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। हालांकि चलो मैं इसको केमिकल प्रॉपर्टी में ले आऊंगा, अभी अपन इसको स्किप करते हैं, एक बार केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 6, 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 और 6 पॉइंट है आपका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव।
मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, ध्यान है आपको, एसआरपी। एसआरपी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं एसआरपी, वो क्या होता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिए और सेकंड ग्रुप। तो एसआरपी के बारे में हमने क्या देखा था कि एक क्रम याद रखना है, जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनन ऊर्जा घटने लगेगी, आयनन ऊर्जा कम होने लगेगी, और जब आयनन ऊर्जा कम होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालने लगेंगे ये, है ना, आयनन ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करते रहेंगे ये, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेंगे तो इनका जो एसआरपी है, एसआरपी वो अत्यधिक ऋणात्मक होगा, इनका एसआरपी क्या होता है, नेगेटिव में होता है, अपचायक स्वभाव के होते हैं, इनका ये क्रम होता है भैया, याद ही रखना है क्रम। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड भाव, सबसे पहले कौन आ गया, सोडियम, सबसे पहले कौन आएगा, सोडियम। सोडियम का एसआरपी सबसे ज्यादा होगा, ऋणात्मक, सोडियम का एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, और ध्यान रखना लिथियम का एसआरपी सबसे कम होता है, ये एक्सेप्शन है भैया, लिथियम का एसआरपी सबसे कम होता है क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम की जल योजन ऊष्मा छोटे आकार के कारण ज्यादा होती है, लिथियम का सबसे कम है। अगर कभी पढ़ा है अपन लोगों ने तो क्या पढ़ा है, लिथियम का जो एसआरपी होता है वो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, -3.04 वोल्ट, हाईएस्ट नेगेटिव। तो लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से लिथियम श्रेष्ठ अपचायक होता है। अपचायक क्षमता का क्रम क्या बना, अगर आपको बोल दे इनकी अपचायक क्षमता का क्रम क्या है, तो अपचायक क्षमता का क्रम हो जाएगा, लिथियम श्रेष्ठ अपचायक होगा, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, और सबसे लास्ट में आएगा सोडियम। ये इनकी अपचायक क्षमता का क्रम होता है, ठीक। क्या ध्यान रखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर एसआरपी बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा घटती है, और आयनन ऊर्जा अगर घटेगी तो एसआरपी जो होगा मोर नेगेटिव होता जाएगा, अधिक ऋणात्मक होता जाएगा, यानी सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो है, सबसे ज्यादा एसआरपी सोडियम का होता है और सबसे कम जो है लिथियम का होता है, -3.04 वोल्ट का होता है, और जिसका एसआरपी सबसे कम होता है वो एक प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में श्रेष्ठ अपचायक होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये सब बातें मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, श्रेष्ठ अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कारण है इसका जल योजन जो होता है, लिथियम प्लस बहुत छोटे आकार का होता है, तो उसका जल योजन बहुत ज्यादा होता है, जल योजन ज्यादा हो जाने से, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाने से इसका एसआरपी बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाता है। तो ये सवाल एक्चुअली एग्जाम में बनता है क्या, कि लिथियम प्लस का आकार, लिथियम प्लस का आकार छोटा तथा जल योजन उच्च होने के कारण, आकार छोटा तथा जल योजन उच्च होने के कारण, जल योजन उच्च होने के कारण, उच्च होने के कारण, यह आकार छोटा और जल योजन उच्च होने के कारण इसका एसआरपी, लिथियम का एसआरपी होने के कारण Li का एसआरपी, एसआरपी मतलब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड भाव, एसआरपी सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, सर्वाधिक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है, सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, लिथियम हाईएस्ट नेगेटिव में शो करता है। छोटा, जितना छोटा धनायन का आकार होता है उसकी जल योजन ऊर्जा उतनी ज्यादा होती है, और जल योजन ज्यादा होने का मतलब हो गया स्थायित्व बढ़ना, जल योजन ज्यादा मतलब स्थायित्व बढ़ना और चालकता घटना। एक लास्ट क्रम लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। क्या क्रम पूछा जाता है, बोर्ड पे देखिएगा, इनका चालकता का क्रम पूछा जाता है। चालकता कहां कहां पे, चालकता एक तो गलित अवस्था में,
और इनकी एक चालकता गलित अवस्था की जगह जलीय अवस्था में, चालकता जलीय अवस्था। ये दो क्रम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, चालकता के क्रम। गलित अवस्था में देखो क्या होता है, जब गलित अवस्था होती है, मेल्ट होता है वो, तो मेल्ट फॉर्म में क्या होता है, उसका जल योजन नहीं होता, हमने पानी मिलाया ही नहीं उसमें, मेल्ट किया है खाली, तो खाली लिथियम प्लस है, छोटा आकार है, छोटा साइज है, हल्का फुल्का, तेज भाग जाएगा। और सीजियम बड़ा आकार है, भारी है, वो इतना तेज भाग नहीं पाएगा। इसका मतलब गलित अवस्था में कौन सा श्रेष्ठ चालक होता है, तो गलित अवस्था में लिथियम प्लस ज्यादा अच्छा चालक होता है सोडियम प्लस से, सोडियम प्लस ज्यादा अच्छा होता है पोटेशियम प्लस से, पोटेशियम प्लस ज्यादा अच्छा होता है रुबिडियम से, और सीजियम प्लस सबसे बेकार चालक होता है गलित अवस्था में, मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट कर दिया तब। लेकिन अगर मेल्ट किया लेकिन उसमें पानी मिला दिया, तो पानी मिलाते ही जल योजन हो जाता है। और जल योजन किसका ज्यादा होता है, जिसका आकार छोटा होता है। जिसका आकार छोटा होता है उसका जल, उसको चारों तरफ से क्या करेंगे, पानी के अणु घेर लेंगे उसको, उसी को जल योजन बोलते हैं। छोटा आकार ज्यादा जल योजन। तो लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है, तो उसको चारों तरफ से जल के अणु घेर लेते हैं। घेर लेते हैं तो मतलब वो चल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता। जबकि सीजियम का आकार बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसको जल के अणु कम घेर पाएंगे, तो ये फ्री रहेगा तो ये तेजी से भाग पाएगा। तो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। जलीय माध्यम में चालकता का क्रम होता है, लिथियम प्लस की चालकता कम होती है, एक्वस मीडियम में सोडियम प्लस की चालकता ज्यादा, पोटेशियम की और ज्यादा, रुबिडियम प्लस की और ज्यादा, और सबसे बढ़िया चालक होता है सीजियम प्लस। किस फॉर्म में, जलीय अवस्था में। जलीय अवस्था में लिथियम का क्या हो जाएगा, जल योजन ज्यादा हो जाएगा, लिथियम प्लस का जल योजन ज्यादा होगा, जिससे चालकता कम हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। और ये क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। ये बहुत बार काफी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये क्रम पूछे जा चुके हैं, चालकता के क्रम, लिथियम से लगाकर सीजियम तक। लेकिन ध्यान रखना, गलित दिया है या जलीय दिया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलित दिया है या जलीय दिया हुआ है, ये आपको देखना है। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए यहाँ पर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड भोग, ठीक, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसआरपी, किसका, क्षारीय मृदा धातु तत्वों का। इनका जो एसआरपी होता है, इनका क्षारीय मृदा धातु तत्वों का, वो क्षारीय धातुओं की तुलना में कम होता है, मतलब कम ऋणात्मक होता है, ज्यादा ऋणात्मक नहीं होता, कम ऋणात्मक होता है। कारण आयनन ऊर्जा बढ़ गई इनकी, बाएं से दाएं है ना, आयन ऊर्जा बढ़ गई। आयन ऊर्जा बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रॉन अब आसानी से नहीं निकाल पा रहे, ये आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि इनका जो एसआरपी होगा वो लेस नेगेटिव होगा, कम ऋणात्मक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहली लाइन तो कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की तुलना में, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की तुलना में, वर्ग के तत्वों की तुलना में इनका एसआरपी, तुलना में इनका एसआरपी, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, एसआरपी कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक होता है उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, कम ऋणात्मक होता है उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण। बात समझ में आई। और बाकी वाला पॉइंट सेम, एसआरपी का क्रम वही, बेरिलियम सबसे लास्ट में आएगा, बेरिलियम का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया, तो जल योजन ज्यादा हो जाएगा। गतिशीलता ऑर्डर भी यही होगा, यस, इसको गतिशीलता बोलो, चालकता बोलो, एक ही बात है ना। गतिशीलता कह दो या चालकता कह दो, एक ही बात होती है। हिंदी में क्या, उसको गतिशीलता बोल देते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है दोनों के लिए, मोबिलिटी बोल देते हैं, काफी जगहों पे मोबिलिटी बोल देते हैं, मोबिलिटी, गतिशीलता है ना, मोबिलिटी या कंडक्टेंस, कंडक्टेंस वर्ड इनके लिए नॉर्मल एक वर्ड आता है, मोबिलिटी बोल दो, कंडक्टेंस बोल दो, एक ही बात। चालकता कहो या जो है, जो आपने बताया गतिशीलता कहो, एक ही बात। अब देखो क्या क्रम होगा, वैसे ही रहेगा। सबसे पहले कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम,
और बेरियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम। बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से आयनन ऊर्जा तो ज्यादा होगी, देखो नो डाउट, लेकिन छोटा आकार होने से जल योजन ज्यादा हो जाता है और भी, और जल योजन जब ज्यादा हो जाता है तो अपने आप ही एसआरपी का वैल्यू जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, मोर नेगेटिव हो जाता है एसआरपी का वैल्यू। तो ये इनका एसआरपी का क्रम है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है एसआरपी। एसआरपी सबसे कम है, इसका मतलब बेरिलियम का क्या हो गया? मोर नेगेटिव एसआरपी। इसका मतलब अपचायक बढ़िया कौन होगा? तो अपचायक सामर्थ्यता में आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। तो ये इनका अपचायक सामर्थ्य का क्रम बन गया है ना। अपचायक सामर्थ्य का क्रम हो जाएगा, सबसे पहले सबसे बढ़िया अपचायक होगा बेरिलियम, उसके बाद में आएगा बेरियम, उसके बाद में आएगा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। कंपैरिजन का यही तो बढ़िया मतलब होता है भैया, कंपैरिजन से पढ़ने का सबसे बेस्ट मतलब यही है। देखो आपको इस साइड वाला पढ़ा, इस साइड वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा फर्स्ट ए ग्रुप पूरा पढ़ते हैं, फिर सेकंड ए ग्रुप में वापस वो के वो दिमाग लगाते हैं वो के वो चीजों पे। तो भैया 2 बार दिमाग क्यों लगाना, एक बार दिमाग लगा दिया, दूसरी बार में तो क्या देखना है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, अंतर ढूंढो, आते ना वो 2 चित्रों में अंतर ढूंढो, वैसे ही 2 चित्रों में अंतर ढूंढो। तो एक अपन ने पढ़ लिया, दूसरे में अंतर ढूंढ लो क्या अंतर है दोनों में, बाकी तो सब कुछ सेम ही होगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। ये वाला ऑर्डर भी यहां पर सेम आप लगा सकते हो, क्या होगा बताओ? चालकता का क्रम। तो चालकता का क्रम गलित अवस्था में अलग होगा और जलीय अवस्था में अलग होगा। चालकता या गतिशीलता का क्रम गलित अवस्था में अलग होगा। बेरिलियम +2 बढ़िया चालक होगा किससे? मैग्नीशियम +2 से। मैग्नीशियम +2 बढ़िया होगा स्ट्रोंशियम +2 से। स्ट्रोंशियम +2 हो जाएगा ज्यादा कैल्शियम +2 से, और कैल्शियम +2 ज्यादा हो जाएगा, गलत बना लिया मैंने, बेरिलियम का ज्यादा होगा हाँ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम। गतिशीलता ना, तो बेरिलियम सबसे छोटा होता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद आ जाएगा बेरियम Ba+2 जलीय अवस्था में। और अगर यही चीज गतिशीलता जलीय अवस्था में नहीं, सॉरी गलित अवस्था में, ये तो कहां पर है? गलित अवस्था में। अगर यही चीज आपको किसमें बोल दी? जलीय माध्यम में क्या होगा? जलीय माध्यम। अगर जलीय माध्यम हो गया तो इसी क्रम का बस क्या करो? रिवर्स कर दो भैया। क्यों? क्योंकि जल योजन हो जाएगा जलीय माध्यम में, और जल योजन होते ही क्या होगा? आयनन ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी। जल योजन होते ही क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी और मोबिलिटी कम हो जाती है। जब भी जल योजन होता है चालकता घट जाती है। तो बेरिलियम की सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा होगी बेरियम की चालकता। बात समझ में आई आपको? ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर एग्जाम में पूछे जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। पॉइंट नंबर 6 मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बाद अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके साथ इनके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट, और उनके ट्रेंड्स के लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे चलने पर क्या क्या चेंजेस होंगे, सल्फेट्स में, नाइट्रेट्स में, बाइकार्बोनेट्स में, कार्बोनेट्स में, और जो है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ट्रेंड्स चेक करेंगे। आइए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 7 केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों में चेक करेंगे, है ना। तो पहले फर्स्ट ए में देखते हैं। नंबर 1 रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें भी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और इनकी जो क्रियाशीलता होती है ना ऊपर से नीचे चलने पर, लिथियम सबसे बढ़िया क्रियाशील। कलर पे क्वेश्चन आते हैं क्या सर? जरूर आते हैं, अभी आपको कलर भी लिखवाएंगे इसके अंदर। केमिकल प्रॉपर्टी में है, जब आप उसको गर्म करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो कलर आता है, जिसे हम फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। फ्लेम टेस्ट कहते हैं, लिखवाएंगे आपको इसमें अभी। फ्लेम ज्वाला परीक्षण कहते हैं उसको, ज्वलन परीक्षण, जो कि एस ब्लॉक का बेस्ट टेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन का, श्रेष्ठ परीक्षण होता है ज्वाला परीक्षण या ज्वलन परीक्षण। आइए देखिए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, तो हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे लिथियम होगा तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम होगा तो सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम होगा तो रुबिडियम हाइड्राइड, और अगर सीजियम होगा तो सीजियम हाइड्राइड, CSH। मतलब ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। और इन हाइड्राइड्स में अब आपको क्या ध्यान रखना है, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, यहां देखिएगा इनके भी हाइड्राइड्स बनेंगे। मैं ये ले लेता हूं यहीं पे। पहला पॉइंट हो गया हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ताकि आपको दोनों एक साथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे भैया, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा है, बेरिलियम हाइड्राइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम हाइड्राइड, के बाद बेरियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम SrH2, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड के बाद बेरियम हाइड्राइड BH2। अब देखो बहुत अच्छे से ध्यान देना, याद है हमने पढ़ा था जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा। क्या होता है जब दोनों छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल स्मॉल, या दोनों बिग बिग होते हैं, धनायन भी बिग ऋणायन भी बिग, धनायन भी बिग ऋणायन भी बिग, या धनायन स्मॉल ऋणायन स्मॉल, तो जालक ऊर्जा ज्यादा होती है, उनके बीच में बॉन्डिंग टाइट होती है। और अगर जालक ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो पानी में विलयता को कम कर देती है। पानी में विलय दो चीजों से होता है, एक जालक ऊर्जा, एक जल योजन ऊर्जा। अगर जल योजन ज्यादा हो गया तो पानी में घुल जाएगा, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा हो गई तो पानी में विलय कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमें बस यहाँ यही देखना है कि जालक और जल योजन क्या है। तो देखो यहाँ पे लिथियम है और हाइड्रोजन है। हमें पता है लिथियम का साइज कैसा होता है भैया, स्मॉल, और हाइड्रोजन का भी साइज कैसा होता है, स्मॉल। इसका मतलब यहाँ पर जालक ऊर्जा ज्यादा होगी। और यहाँ पर देखो सीजियम बड़ा आकार का एलिमेंट आ गया, तो सीजियम क्या होता है, बिग, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन क्या होता है, स्मॉल, छोटा एलिमेंट है। तो यहां पर जालक ऊर्जा, मतलब अगर आप इस तरफ जाएंगे भैया देखिएगा क्या चेंज होगा। अगर आप अप टू डाउन चलेंगे इनके अंदर, ऊपर से नीचे चलेंगे, तो जालक ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, क्योंकि बिग स्मॉल होते ही जालक ऊर्जा कम हो जाती है। जालक ऊर्जा कम होगी तो जल योजन ऊर्जा बढ़ेगी, जालक कम होती है तो जल योजन ज्यादा होगा, और अगर जल योजन ज्यादा होगा तो जल में विलयता भी ज्यादा होगी, जल योजन ज्यादा होगी तो जल में विलयता भी ज्यादा होगी। तो कौन सा हाइड्राइड जल में ज्यादा विलय है, सीजियम हाइड्राइड पानी में ज्यादा विलय है एज कंपेयर टू लिथियम हाइड्राइड। यही सवाल होते हैं एग्जाम में, कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही नहीं है। समझा कौन सा क्रम सही है और कौन सा क्रम सही नहीं है। तो ये क्रम जो है वो सही क्रम है, जालक ऊर्जा बढ़ेगी, कम होगी, जल योजन बढ़ेगा ऊपर से नीचे, जल में विलयता बढ़ेगी। और देखो जल में विलयता बढ़ने के साथ तापीय स्थायित्व, क्योंकि जालक ऊर्जा कम हो रही है तो ताप का स्थायित्व, जिसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होगी ना वो तापीय रूप से ज्यादा स्थायी होगा, वो स्ट्रांग होगा थर्मली, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जालक ऊर्जा कम होने का मतलब क्या हुआ भैया, जालक ऊर्जा कम हुई, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब तापीय सामर्थ्य, इसका जो तापीय सामर्थ्य है वो भी कम हो जाएगा। सीजियम हाइड्राइड तापीय रूप से कम स्थायी है, लिथियम हाइड्राइड तापीय रूप से ज्यादा स्थायी है। और एक बात, कौन H आसानी से दे देगा, इनमें से H कौन सा आसानी से दे देगा, तो H प्लस नहीं आता है, ध्यान रखना, H माइनस देंगे ये। अरे अगर इनको तोड़ेंगे ना तो धातु की विद्युत ऋणता कम होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो तोड़ने पर ये H प्लस नहीं देंगे, ये H माइनस बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
H माइनस बनाएंगे। मतलब अगर इनका विद्युत अपघटन करवाओगे ना इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये H माइनस देंगे जो कि एनोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस बनाएगी। और नॉर्मली जब हम कोई दूसरा लेते हैं, है ना, हम कोई दूसरा कंपाउंड जिसमें H हो, जैसे H2O वाटर ले लिया, जैसे मान लो पानी ले लिया H2O, तो पानी में जो H होता है वो कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन बनाता है, वो H प्लस होता है। इनमें H माइनस होता है, वो एनोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस बनाएगा विद्युत अपघटन पर, क्योंकि ये H प्लस नहीं है, यहाँ हाइड्राइड्स है और हाइड्राइड्स होता है H माइनस। समझ में? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये H माइनस यानी कि हाइड्राइड देते हैं, H माइनस यानी कि हाइड्राइड देते हैं, हाइड्राइड देते हैं। अतः विद्युत अपघटन पर, विद्युत अपघटन इनका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे ना, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। एनोड पर, नॉर्मली कैथोड पर होती है, इनमें एनोड पर मुक्त होगी, क्योंकि H प्लस नहीं है, H माइनस है, और माइनस वाला कहां जाएगा विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में? एनोड पर जाएगा। क्लियर? अब ये कि ये चीज देखो कितना इजी हो गया, एक को याद रखो, भूल जाओ इसको, सब कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, बस खत्म। यही तो चीज है पढ़ने का, ये तरीका। अगर बच्चे दोनों तरफ पढ़ते हैं, दोनों तरफ पढ़ते हैं, याद रखते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या था, किसमें क्या नहीं था। ये भी तो सेम ही है। अरे बेरिलियम छोटा होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है, स्मॉल स्मॉल, लेटिस एनर्जी ज्यादा, इस तरफ जाते जाओगे लेटिस एनर्जी कम होती जाएगी, बिग स्मॉल, लेटिस एनर्जी कम। तो ऊपर से नीचे चलने पर लेटिस एनर्जी कम होती है। अरे ये पूरी पीरियोडिक टेबल के नहीं है, पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है, उसमें जो था वो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर लिया। यहाँ हम एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, एस खंड के तत्व केवल, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। हो सकता है इनमें से कुछ प्रॉपर्टी सारे पीरियोडिक टेबल पर लागू हो, और हो सकता है इनमें से ज्यादातर प्रॉपर्टी सारे पीरियोडिक टेबल पे लागू ना हो, है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में हम ऊपर से नीचे आकार बढ़ाते हैं, तो हमने देखा ऑक्सीजन का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, सल्फर का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो वो उनके ट्रेंड्स है। ये खाली एस ब्लॉक के ट्रेंड्स है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है तो ऐसा होता है। ये धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पी ब्लॉक में अधातु के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, अधातु के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, धातु कोई जरूरी नहीं होता है। तो दोनों में देखो एक ही चीज, ये भी हाइड्राइड देंगे विद्युत अपघटन पर, ये भी हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। एक बात ध्यान रखना, हाइड्राइड आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम हाइड्राइड सहसंयोजक होता है यहां पर, और यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं, बाकी सब आयनिक होते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? निम्न में से कौन सा सहसंयोजक हाइड्राइड है? लिथियम हाइड्राइड या बेरिलियम या मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड LiH सहसंयोजक, सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है। अन्य सभी आयनिक, अन्य सभी आयनिक, बाकी सब आयनिक होते हैं। और यहां पर लिथियम की जगह दो आ जाएंगे, बेरिलियम और मैग्नीशियम, है ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम के आयनिक होंगे, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे? कोवेलेंट। ये लिथियम हटा दीजिए यहां से, और उसकी जगह आ जाएगा बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, BeH2 एंड MgH2 सहसंयोजक होते हैं। अन्य सभी हाइड्राइड जो है वो आयोनिक होते हैं। तो ये पॉइंट काम के पॉइंट है, ये सवाल बनाते हैं, है ना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें से कौन सा हाइड्राइड सहसंयोजक होगा, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड। और फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम का हाइड्राइड जो होता है वो सहसंयोजक होता है। चलो भैया बात समझ में आई। हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो जाएगा।